हेलो एंड वेलकम बैक। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स और ये है वीडियो 2। आज हम पढ़ रहे हैं 2.4 रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स एंड देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यानी कि पहले स्टेबिलिटी पढ़ेंगे फिर रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हम पढ़ेंगे, ये मेन काम सारा रेजोनेंस का ही है, तो रेजोनेंस से ही इसका शुरू करते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं इनके 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और ये हमने पीछे बात करी थी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं जो कि एक अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे को मिलते हैं इनको बारीकी से देखने की काफ़ी आवश्यकता है। तो पहले कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसके अंदर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसने अपनी तरफ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज किया है, जिसके चलते दूसरे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक बॉन्ड की कमी के कारण है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसी पॉजिटिव के चलते यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है बॉन्ड बना लेता है। लेकिन इस केस में जहाँ पे हम सिर्फ रेजोनेंस देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं होगी। यहाँ पे ये जो वाई है अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है, जिसके चलते थर्ड स्ट्रक्चर में हमारे को कार्बन है और डेरिवेटिव है, उसके बीच में हमारे को डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के चलते क्या होगा, इनकी जो बॉन्डिंग होगी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो हमारे को वही मिल जाएगी जिसको हम पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी। कैसे, चलिए समझते हैं। जो स्ट्रक्चर 3 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एज इट स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन वाई यानी कि कोई भी डेरिवेटिव एंड कार्बोनिल कार्बन बाय डबल बॉन्ड इन्वॉल्व्स डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन के ऊपर हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा रखा था, उसको अगर आप भूल गए होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी था, लेकिन उसको ये डिस्पर्स कर देती है। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है जहाँ पे भी चार्ज को डिस्पर्सल दिया जाए वहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। सो ग्रेटर द कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रक्चर 3 ग्रेटर दी स्टेबिलिटी, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर 3 है इनके अंदर ये जो कार्बन और डेरिवेटिव अटैच है, इनके ये जो डबल बॉन्ड है किसी भी एक्स्ट्रा इफेक्ट के चलते अगर यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ये कम होती है तो स्टेबिलिटी कम होगी। किसी और इफेक्ट के चलते अगर ये डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल सिंपल सी ये बात है। तो अगर एक बार रिपीट करूं तो हमारे को 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर पहला तो नॉर्मल ही है, दूसरे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं जो कि अनस्टेबल है, तीसरे के अंदर हमने बात करी कि कार्बन और जो डेरिवेटिव है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसके चलते हमारे को स्टेबिलिटी मिलती है। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि ज़्यादा स्टेबल कौन है और कैसे है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के चलते ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन डेरिवेटिव हमारे पास 4 हैं, तो उन चारों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, वही पता करेंगे। सबसे पहला है अमाइड, मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन ऑल डेरिवेटिव्स। अब मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है वो देखिए। यहाँ पे भी रेजोनेंस वैसे ही होगी। हम मेन स्ट्रक्चर 3 को देखेंगे तो स्ट्रक्चर 3 के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के ऊपर ध्यान दें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। यहाँ पे बात लिखी हुई है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन अकोमोडेट द पॉजिटिव चार्ज मोर इजिली। क्या मतलब है, ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। अब मोस्ट केसेस में यही होता है कि जब भी लोन पेयर को डोनेट किया जाता है तो इसको पाने की वापस क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ड्यू टू लेस हंगर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इट कैन रिमेन डेफिशिएंट। अगर ये डेफिशिएंट रिमेन कर सकता है, जिसके चलते ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा, जिसके चलते ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे को मिलती है और डेरिवेटिव्स के कंपेयर में। एस्टर है और एनहाइड्राइड्स है आर सिमिलरली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के चलते ही जो एस्टर है दूसरा डेरिवेटिव और एनहाइड्राइड है तीसरा डेरिवेटिव, बट
लेस स्टेबल देन अमाइड, अमाइड से ये लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। एस्टर और एनहाइड्राइड की जब हम तीसरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरी ही देखी जा रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ तीसरी ही बनानी है। तीसरी के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी में भी यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई है, तो दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर है, लेकिन जो आगे वाले ग्रुप हैं यहाँ पे जो आर ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बो ऑक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं। आपको पता है जो आर ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी कि ये अपनी तरफ चार्ज को खींचता है, तो प्लस आई इफेक्ट होगा, जिसके चलते यहाँ पे हमारे को स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स ऑफ चार्ज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप बाई विच कार्बन और डबल बॉन्ड O इज स्टेबलाइज्ड। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ज है इसको डिस्पर्स करने वाला ग्रुप हमने यहाँ पे लगा रखा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, जिसके चलते ये क्या होगा, अपना जो पॉजिटिव चार्ज है ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, जिसके चलते डिस्टेबलाइजेशन होगी। हियर C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिल ग्रुप इंटेंसिफाई द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन मेकिंग द डबल बॉन्ड लेस स्टेबल। फिर से अगर बताऊं तो जो R ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है ये दोनों प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे अल्टरनेशन होती है स्टेबलाइजेशन में। लास्ट ग्रुप बचता है हमारे पास एसिड क्लोराइड्स के अंदर। क्लोरीन का लार्ज साइज होता है बाय विच साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल आर वेरी पुअर। हमने क्या बात करी थी पीछे कि जो क्लोरीन है कि जो डेरिवेटिव होते हैं उनके अंदर लोन पेयर होते हैं जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं कार्बन के साथ, लेकिन इस केस में क्या है, लार्ज साइज है, कार्बन का ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती पी ऑर्बिटल में, या की जा सकती है तो वेरी पुअर है। तो जो क्लोरीन है और कार्बन है इज नॉट ईजिली डबल बॉन्डेड, इनको डबल बॉन्ड लगाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये तीसरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यहाँ का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने अपने पास पकड़ रखा है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ का ये जो डबल बॉन्ड है इसको बनाना ही मुश्किल है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अब क्लोरीन आपको पता है 17, कार्बन आपको पता है 6, तो इनके बीच में साइज की काफ़ी डिफरेंस पड़ जाती है, जिसके चलते ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमारे को मिलती है कि सबसे पहले नाइट्रोजन जो कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, जिसके चलते मोस्ट स्टेबल है, फिर ऑक्सीजन वाले दोनों ग्रुप आते हैं, लेकिन यहाँ पे आर ग्रुप है जो कि बाजी मार जाता है, फिर उसके बाद क्लोरीन आता है जिसका साइज बड़ा होने के चलते इनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टिविटी की, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि अब अगर स्टेबल है तो एक ही जगह बॉन्डेड रहेगा, ज़्यादा रिएक्ट और जगह करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर रिएक्टिविटी हाई है तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों एक दूसरे के, तो अपोजिट हो जाता है। जो हमने देखा यहाँ पे नाइट्रोजन जो था मोस्ट स्टेबल था, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी में लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टेबल है तो कम जगह बॉन्ड बनाएगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ अटैक पे होगा और ईज ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब लिविंग ग्रुप का यहाँ पे फंडा लगेगा। तो लिविंग ग्रुप में आपको पता है मैंने बोला था जो क्लोरीन है वो आराम से लीव कर जाता है।
सबसे पहला कॉज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन असाइल कार्बन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, आपको पता है असाइल कार्बन जो है अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है इनके पास होंगे, लगे हुए होते हैं एटम के बाहर। अगर इसकी कमी आ जाती है तो कार्बन क्या करेगा, कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ से मिलेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से। तो जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग डेफिशिएंसी होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा मांग होगी, उतने ही जल्दी वो रिएक्ट कर जाएगा। तो वही चीज़ है, मोर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन असाइल कार्बन बेटर द साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें चारों डेरिवेटिव आ जाते हैं, एक्सर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉइंग मतलब अपनी तरफ को खींचना, इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि आई इफेक्ट। हमने ये बहुत पीछे पड़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे ये जो एरो लगा हुआ है इसका साफ मतलब है कि यहाँ का ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ का ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ को खींचा जा रहा है क्लोरीन के द्वारा। इसी को हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि ये जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे ये जो चार्ज होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन चार्ज भी बोलते हैं, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को हम माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आई इफेक्ट को शो करते हैं। जिसके चलते क्या होगा, दिस डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन। अब जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी तो जाहिर सी बात है उसके पास डेफिशिएंसी होने के चांस बनेंगे। बट एट द सेम टाइम ऑल ऑफ देम हैव लोन पेयर्स। अब उनके पास लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है, विच कैन अंडरगो रेजोनेंस इंटरेक्शन विद असाइल कार्बन। अब रेजोनेंस के अंदर चले जाएंगे, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जो अभी हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ी उसी की बात हो रही है कि रेजोनेंस इंटरेक्शन दिखाएगा असाइल कार्बन के साथ, जो कि लोन पेयर्स होंगे, क्योंकि लोन पेयर्स को डोनेट कर कर ही तो उसने डबल बॉन्ड बनाया है। Thus increase the electron density. This effect increases this way. तो जो क्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो डेंसिटी को बहुत ज़्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिविटी होने के चांस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे तो और ज़्यादा कम है। तो उसी के चलते यहाँ पे रिएक्टिविटी कुछ इस तरफ को गई है। दूसरा जो कारण है रिएक्टिविटी का, वो ईज ऑफ लीविंग ग्रुप भी है। अब क्लोरीन आसानी से लीव कर जाएगा तो दूसरा तो रिएक्ट करेगा ही, और NH2 स्टेबिलिटी दिखाता रहेगा, बॉन्ड बना के ही रखेगा तो कम रिएक्ट कर पाएगा। तो उसी के चलते ईज ऑफ लिविंग ग्रुप भी एक केस बनता है। पीछे हमने न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन देखा। अब उसमें अगर हम एसिड को ऐड कर दें, यानी कि H पॉजिटिव, तो क्या होगा, जब H ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो जो 2 लोन पेयर होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ उसको बॉन्ड बनाने में लग जाएंगे। इसके चलते इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लूज करेगा, तो उसी को डिनोट करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा दिया जाता है। तो उसी के चलते यहाँ पे इंक्रीज दी रिएक्टिविटी हो जाता है। क्या मतलब है, एज हाइड्रोजन आयन अटैच टू दी कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये रही कार्बोनिल की ऑक्सीजन, carbonyl oxygen by which oxygen can now acquire pi electrons of C double bond O bond more easily। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, वो डेफिशिएंसी को दिखाता है, जिसके चलते माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगी, इसके कार्बन के ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी होगी उसको अपनी तरफ खींचेगी, जिसके चलते कार्बन क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की डिस्प्लेसमेंट होगी।
फिर एक ये चीज़ है, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2.4.4 एसिडिक अल्कलीन एसिडिक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। आपको पता है एसिड डेरिवेटिव्स टिपिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करते हैं, जो कि हम देखते ही आ रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोलिसिस होती है ये रैपिडली काउज की जाती है एसिडिक मीडियम के अंदर न्यूट्रल मीडियम से ज़्यादा। वो भी हमने यहाँ ऊपर देखा, जब एसिडिक मीडियम को हमने यूज़ किया तो रिएक्टिविटी कैसे बढ़ गई। तो मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे तो सिंपल डेरिवेटिव है जिसके अंदर हमने H पॉजिटिव डाला, अब H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, वैसा ही हुआ कि यहाँ पे -I इफेक्ट होगा, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे बॉन्ड इसने अपनी तरफ खींचा, H2O यहाँ पे अटैच हुआ, हाइड्रोलिसिस है तो वाटर की ज़रूरत तो पड़ेगी, वाटर इसके साथ डायरेक्ट अटैच होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, जिसके चलते एक ही लोन पेयर यहाँ पे शो किया गया है। अब जब ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा तो यहाँ से ये जो लीविंग ग्रुप है ये लीव हो जाएगा। आपको पता है डेरिवेटिव हम वही बात कर रहे हैं कि ये लीव करते हैं, तो ये लीव हो जाएगा और हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से देखने को मिल जाएगा। किससे? डेरिवेटिव से कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा जब भी हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। ये जो OH नेगेटिव होता है ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जल्दी से करवा देगा वाटर से, विच इज़ द अटैकिंग रिएजेंट इन अ न्यूट्रल मीडियम। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल मीडियम से ज़्यादा फास्ट अल्कलाइन मीडियम के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। कैसे? जब यहाँ पे अटैच होगा तो सिंपली टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, जिसमें ये जो लीविंग ग्रुप है ये लीव कर जाएगा, हमारे को सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, जिसको अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे को कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है रिलीज हो जाएगा। तो हमारे को कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अंदर हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लास्ट में ये इंटरकन्वर्जन है, जिसके अंदर बोला गया है कि मोर रिएक्टिव से हम लेस रिएक्टिव तो बना सकते हैं, लेकिन लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव वाली स्पीशी नहीं बना सकते। यानी कि क्लोरीन से अमाइड की तरफ को तो जा सकते हैं, लेकिन अमाइड से क्लोरीन को बनाना मुश्किल है। तो यू आर वॉचिंग रजत शर्मा, प्लीज़ चेक आउट द प्ले लिस्ट। बाय बाय।